Hello everyone. So let's start our next topic, that is saving function of the same chapter, that is chapter 7, aggregate demand and related concepts. In the previous video we have discussed about the consumption function or propensity to consume. Now today we will discuss about the saving function or propensity to save. It is just like consumption function we have learned in the last video. बिल्कुल सेम वैसा ही है. उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक पर्सन या कोई भी पर्सन अपनी इनकम में से कितना कंज्यूम करता है, दैट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन. और सेविंग फंक्शन क्या होता है कि जब हम अपनी इनकम में से कुछ पार्ट या अपनी इनकम में से हम कितना पार्ट सेव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेविंग फंक्शन. राइट. सो वी कैन से दैट इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम. ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है सेविंग और नेशनल इनकम का, जिसको हम डिनोट करते हैं एस इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ इनकम. यहाँ पर आपको इनकम दी हुई है, यहाँ कंजम्पशन है. इनकम व्हेन वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग देन डेफिनेटली वी विल हैव टू कंज्यूम समथिंग. तो हम कुछ अर्न नहीं करते हैं तो तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. अब ये 40 रुपीज़ हमने जो 40 रुपये का खाना खाया, वो 40 रुपये हमारे पास आए कहाँ से? वो हमारे पास हमारी जो हमने कहीं सेविंग्स की होंगी, हमारे बैंक में कुछ पैसा होगा, कहीं पर भी हमारा पैसा होगा, तो हमने वहाँ से सेविंग्स में से वो पैसा निकाला और उसको कंजम्पशन में खर्च किया. ठीक है, तो हमारी सेविंग्स क्या हो जाएंगी? -40. उसके बाद फिर हम कुछ कमाने लगे. हमने 100 रुपये कमाया तो हमने और ज़्यादा कंजम्पशन किया, बिकॉज जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारा कंजम्पशन लेवल भी बढ़ता जाता है, तो हम और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे. अब हमने इनकम तो है हमारी 100, लेकिन हम कंज्यूम कर रहे हैं 120 रुपीज़ का. तो अब 20 रुपीज़ कहाँ से आएंगे? तो 20 रुपीज़ फिर से हम बैंक से ले लेंगे, तो -20 बैंक बैलेंस हो जाएगा हमारा. तो सेविंग्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी. उसके बाद फिर हमारी इनकम बढ़ी 200, तो हमने पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया, पूरा का पूरा खर्च कर लिया, तो हमने कुछ भी सेव नहीं किया. आफ्टर देन 300, तब हमने 280 कंज्यूम किया, क्योंकि अब हमारी जो बहुत सारी चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट फुलफ़िल हो चुकी थी. यानी कि हमें जो भी अपने घर सामान लाना था वो आ चुका था. तो अब हमें थोड़े कम पैसों की ज़रूरत थी, तो हमने 280 रुपीज़ ही खर्च किए 300 में से. जो बाकी 20 रुपीज़ बचे उसको हमने सेव किया. ऐसे ही 400 पर हमने 360 कंज्यूम किया और 40 रुपीज़ सेव किया. इसको हम, ये सब क्या है, ये आपको शो किया गया है द प्रोपेंसिटी टू सेव, कि हम अपनी इनकम का कितना पार्ट सेव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन. राइट. इसको थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं. हालांकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है. देखिए, ये एक्स एक्सिस हम इनकम शो करेंगे और वाई एक्सिस पर हम सेविंग शो करेंगे. राइट. हमारा जो सेविंग है वो स्टार्टिंग में नेगेटिव था, बिकॉज वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग. हम कुछ अर्न नहीं कर रहे थे. तो देखिए, जो आपका नेगेटिव होता है, नेगेटिव कहाँ जाता है? वो नीचे चला जाता है. तो हम सेविंग फंक्शन की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे. फिर जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती गई वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी बढ़ती गई. राइट. और हमने पढ़ा था कि जो एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है. यहाँ पर जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा वो किस फॉर्म में दिखेगा? हमें -C के फॉर्म में, क्योंकि हम जो भी पैसा हमारे पास पैसा तो नहीं है, स्टिल वी आर कंज्यूमिंग, still we are eating, still we are surviving. So from where we are surviving, we are getting the things, we are getting the money from our bank. Right. तो इसलिए हमारा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? माइनस में जा रहा है. दैट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन. जो होगा वो हमारा नेगेटिव शो करेगा इस O पॉइंट से S पॉइंट तक. राइट. देखिए, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी बढ़ रही हैं. तो कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सेविंग फंक्शन. दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व शोज नेगेटिव सेविंग्स व्हेन इनकम इज ज़ीरो. ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग पॉइंट है कर्व का वो नेगेटिव शो करेगा, क्योंकि हमारी इनकम क्या है? ज़ीरो है, हम कुछ नहीं कमा रहे हैं. सेकेंड इज सेविंग कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड. हमारा जो सेविंग कर्व है वो कैसा स्लोप है? वो पॉजिटिवली स्लोप कर्व है. ठीक है. एट पॉइंट आर एस इज इक्वल टू ओ. ये पॉइंट आर है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारी इनकम और हमारी सेविंग्स, हमारा जो इनकम है और हमारा जो कंजम्पशन है वो क्या है? सेव है. यानी कि यहाँ पर हमारी सेविंग्स कुछ भी नहीं है. हमने जितना कमाया उतना खर्च कर लिया. राइट. तो हमारी सेविंग्स क्या हो गई? ज़ीरो हो गई. तो आर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारी सेविंग्स ज़ीरो होती हैं. दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट. हम इसे क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं. और जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस होता है वैसे वैसे हमारी जो सेविंग्स हैं वो क्या होती जाती हैं? पॉजिटिव होती जाती हैं.
अभी मैंने आपको बताया था कि फिर हमारी तो जो भी हमारी नेसेसिटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफ़िल होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम जो भी कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा सेव करते हैं और थोड़ा सा कंज्यूम करते हैं। तो आफ्टर BEP पॉइंट हमारा जो सेविंग है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, सेविंग पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? नाउ जिस तरीके से कंजम्पशन फंक्शन जो था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, उसके 2 टाइप्स थे, ऐसे ही आपका जो प्रोपेंसिटी टू सेव है इसके भी 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ APS एंड MPS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मैंने आपको APC बताया था। APC में हमने क्या पढ़ा था कि C/Y, कितना कंज्यूम कर रहे हैं हम अपनी इनकम में से। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, APS, सेविंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी इनकम में से कितना पार्ट सेव कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिन का मतलब ही है चेंज, ठीक है, हमारी इनकम में कितना चेंज आया और उस चेंज के कारण हमारी सेविंग्स में कितना चेंज आया, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, हम सबको पता है ये सारी चीज़ें। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है रेशियो ऑफ सेविंग्स टू करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। आपकी सेविंग्स जो हैं वो आपके लेवल ऑफ इनकम के साथ कितनी है, यानी कि आपकी लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग आपकी सेविंग्स कितनी है, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। देखिए इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है, हालांकि बहुत ठीक है, चलो करते हैं। ये O पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट और ये S है, क्योंकि हमें सेविंग्स को क्या दिखाना होता है, पहले नेगेटिव होती हैं, उसके बाद BEP पर पहुंचती हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पर, उसके बाद पॉजिटिवली स्लोप हो जाता है। ये देखिए ये सेविंग्स हैं और ये इनकम है, ठीक है। अब हमें इसको सिंपल सा डायग्राम शो करना है, हालांकि इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए नहीं आता है। डायग्राम में हम शो कैसे करेंगे, तो हम करेंगे क्या, बस सिंपल हमें ये दिखाना है, शो करना है कि आपकी जो इनकम है उसमें चेंज आने से आपकी सेविंग्स में कितना चेंज आ रहा है, आपकी इनकम में जो भी चेंज आया उससे आपकी सेविंग्स में कितना चेंज आया, राइट। देखिए आपकी इनकम जो थी वो इंक्रीज़ होकर हुई OY1, तो आपकी जो सेविंग्स हैं वो क्या हो गई OR, राइट। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, APS का फॉर्मूला मैंने आपको बताया S/Y। हमारी सेविंग्स क्या है OR और हमारी इनकम क्या हो गई OY1। तो बस सिंपल हमें इसको एक ऐसा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है और इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं दैट हमारी इनकम, अगर हमारी सेविंग्स OR हैं या फिर अगर हमारी इनकम OY1 है तो हमारी सेविंग्स OR होंगी। इज इट क्लियर? बहुत ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं करना है हमको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के, वो देख लीजिए। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। APS कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। APS कभी भी 1 नहीं हो सकता और मोर देन 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी भाई जितनी इनकम होगी हम उससे ज़्यादा सेव नहीं कर सकते हैं, राइट। तो वो कभी भी 1 या मोर देन 1 या सारी की सारी सेव नहीं करेंगे। मान लीजिए हमारी इनकम 100 है और मैंने 150 सेव कर ली। मान लीजिए मेरी इनकम है 150, राइट, और मैं सेव कर रही हूँ 200। ऐसा कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। जब इनकम ही 150 है तो मैं 150 में से सेव करूँगी ना, तो 200 कैसे सेव कर सकती हूँ? तो इसलिए ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए APS कभी भी 1 या मोर देन 1 नहीं होता है। मोर देन 1 कभी नहीं हो सकता, ना ही वो 1 हो सकता है, राइट। अब ये भी नहीं कर सकते कि 150 कमाया और पूरा का पूरा 150 मैंने क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब मैं थोड़ा कंजम्पशन पर भी खर्च करूँगी, ये अज्यूम कर कर चलते हैं कि हम अपने कंजम्पशन पर भी कुछ खर्च करेंगे, तो इसलिए ये फॉर्मूलेज यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। इसलिए APS कभी भी 1 और मोर देन 1 नहीं होता है। सेकेंड इज़ APS कैन बी 0। APS 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भाई जैसे मान लीजिए कि मेरी इनकम है 150, राइट, और मैं अपने इनकम में से कुछ भी सेव ना करूं और सारा कुछ कंज्यूम कर लूं, तो कुछ भी हम अगर 0 डिवाइडेड बाय समथिंग तो हमेशा आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो APS 0 हो सकता है। अगर मैं सारा पैसा अपना कंजम्पशन पे खर्च कर देती हूँ तो APS कैन बी 0।
APS कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। APS नेगेटिव भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। ऑब्वियसली APS नेगेटिव हो सकता है भाई, जब मैं कुछ कमा नहीं रही हूँ और सारा पैसा बैंक में से निकाल रही हूँ तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और लेस देन 1 होगा कि मान लीजिए मैंने 150 मेरी इनकम है और मैं उसमें से 100 रुपीज़ अर्न करती हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा समथिंग 0.6 समथिंग आ जाएगा, राइट। यानी कि मैं जब अपनी पूरी इनकम जो भी मैं कमा रही हूँ, जो भी मैं अर्न कर रही हूँ, उसमें से कम अगर मैं अपना कंज्यूम कर रही हूँ तो मेरा APS क्या होगा, लेस देन 1 या फिर नेगेटिव होगा। अगर मैं उसमें से मतलब नेगेटिवली ऑब्वियसली हो सकता है अगर मैं कुछ भी नहीं कमा रही हूँ और मुझे APS यानी कि मुझे सेव जो भी मेरी पुरानी सेविंग्स हैं उसमें से पैसा लेना होगा, राइट। APS राइजेज विद द राइज इन इनकम। ऑब्वियसली हमारी सेविंग्स जो होती हैं वो तभी बढ़ेंगी जब हमारी इनकम बढ़ेगी, राइट। तो APS भी राइज करती है विद द राइज इन इनकम। तो ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको हम MPS बोलते हैं। जो हमने MPC किया था वैसे ही MPS है। MPC में हमने ये देखा था कि हमारे इनकम में चेंज होने से हमारा कंजम्पशन कितना चेंज होता है, दैट इज़ कॉल्ड MPC। अब हमें MPS पढ़ना है, यानी कि हमारे इनकम में चेंज होने से हमारी सेविंग्स में कितना चेंज आता है। पहले मैं 100 रुपीज़ कमाती थी, अब मैं 200 कमा रही हूँ। पहले मैं 40 रुपीज़ सेव करती थी, अब मैं 120 रुपीज़, या मान लीजिए अब मैं 80 रुपीज़ सेव करती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी इनकम में कितना चेंज आया, 200 माइनस 100, यानी कि 100 रुपीज़ मैंने ज़्यादा कमाए पहले से, और 40-80 यानी कि मैंने 40 रुपीज़ ज़्यादा कमाए पहले से, 40 रुपीज़ सेव ज़्यादा किए पहले से। इज़ इट क्लियर। तो क्या कहने का क्या मतलब है कि आपकी इनकम में जो भी चेंज आया है उस चेंज के आने से आपके सेविंग्स में कितना चेंज आएगा, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसके बाद हम सीधे ये देखते हैं, पहले ये हम बाद में करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होता है कि आपकी इनकम में चेंज आने से आपकी सेविंग्स में कितना चेंज आता है। ऑब्वियसली जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो हमारी सेविंग्स भी बढ़ेंगी, राइट। पहले हमारी सेविंग्स थी OR, अब हमारी सेविंग्स हैं OP या RP, राइट। पहले हमारी इनकम थी OY1, अब हमारी इनकम है OY2, राइट। तो MPS इज इक्वल टू डेल S अपॉन डेल Y। डेल्टा S कितना होगा हमारा, डेल्टा S है Y1 Y2, और डेल्टा Y कितना होगा हमारा, यानी कि इनकम जो होगी वो होगी PR। इज इट क्लियर। बस इसको हमें ऐसे शो करना है, बहुत इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, लाइक MPC वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। MPS जो होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है, 0 और 1 के बीच में ही रहता है हमेशा। या तो आपका MPS 0 होगा या आपका MPS 1 होगा। देखिए, इफ़ Y इज सेव्ड, अगर आप पूरी इनकम को सेव कर लेते हैं, यानी कि आपने 150 कमाया और 150 को आपने क्या कर लिया, सेव कर लिया, तो आपका क्या होगा, MPS क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। अगर आपने अपनी एंटायर इनकम को कंज्यूम कर लिया, यानी कि आपने 150 कमाया और सारा का सारा कंज्यूम कर लिया, ठीक है, आपने कोई कुछ भी सेव नहीं किया, तो आपकी जो MPS होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। हमारा MPS क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस केस में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में MPS यही कहता है कि इट ऑलवेज वेरीज बिटवीन 0 एंड 1, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा। सेकेंड थिंग इज MPS इज़ हायर फॉर रिच पीपल दैन पुअर पीपल। जो आपके रिच पीपल होते हैं उनका जो MPS होता है, जस्ट अ मिनट, यस, आपका जो MPS होता है रिच पीपल का वो ज़्यादा होता है पुअर पीपल से। अब इसको समझ लेते हैं ज़रा, ये कैसे होता है। ऑब्वियसली भाई, हाँ, मान लीजिए A बहुत अमीर हैं, बहुत रिच हैं, और B बहुत पुअर हैं, तो A के पास तो ऑलरेडी पैसा होगा ना, उसके पास जो भी पैसा आएगा वो क्या करेगा, उसको सेव करना पसंद करेगा इन कंपैरिजन टू कंजम्पशन, बिकॉज दैट पर्सन इज़ हैविंग sufficient money or enough money for their consumption,
ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना पैसा सेव करने की कोशिश करेगा सारा, तो सेव करेगा तो 1 होगा उसका, राइट। यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम पूरा पैसा अगर अपना सेव कर लेते हैं तो हमारा जो MPS होता है वो 1 होता है। लेकिन जो पुअर पीपल होगा, जिसकी कोई इनकम ही नहीं है भाई, वो कुछ कमाएगा तो ऑब्वियसली जो भी कुछ कमाएगा तो वो पहले अपने कंजम्पशन पर पैसा खर्च करेगा, और जब कंजम्पशन पर पैसा खर्च करेगा तो ऑब्वियसली उसका 0 या 0 से कम, सॉरी 0 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके रिच पीपल होते हैं उनका जो MPS होता है वो हायर होता है इन कंपैरिजन टू द पुअर पीपल। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, राइट। एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन APS एंड APC। APC और APS के बीच में रिलेशनशिप, आपको पता है APC का फॉर्मूला क्या होता है? APC का फॉर्मूला होता है C/Y और APS का फॉर्मूला होता है S/Y, राइट। यानी कि APC का फॉर्मूला हो गया C/Y और APS का फॉर्मूला हो गया S/Y, राइट। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास इनकम है, हम इनकम कैसे निकालते हैं? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ऑब्वियसली हमने जो भी कंज्यूम किया है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो हमारी क्या आ जाती है? इनकम। तो हम दोनों साइड को क्या करेंगे? Y से यानी कि इनकम से डिवाइड कर देंगे। जब हम इनकम से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे, यानी कि ये तो हो गया APC और ये हो गया APS, दोनों साइड को जब Y से डिवाइड करेंगे तो C/Y S/Y, Y से Y कटा तो 1 आया, C/Y क्या होता है? APC, और S/Y क्या होता है? APS। तो APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड, राइट। तो ये रिलेशनशिप होता है APC और APS के बीच में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। MPS, MPC, APS, APC, राइट। बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो आज हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रोसीड फर्दर।